92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी तुम हो ना माँ, बिना किसी एड ब्रेक के। 2 दिन की बारिश के बाद हल्की धूप खिली थी। आज धुले हुए नज़ारे और एक नरमी सी लिए थी धूप। मैं चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन मेरी नज़रें लगातार रजनी पे लगी हुई थी। सूरज के साथ साथ आज उसका चेहरा भी चमक रहा था। अब कम से कम रंग चूना लगाने का काम तो पूरा हो जाएगा। बारिश की वजह से पिछले 2 दिन से घर में चूना लगाने का काम रुका हुआ था, और 1-2 दीवारों में जो चूना लगा हुआ था वो भी बारिश की वजह से खराब हो चुका था। बरामदे के कोने में लोहे की एक बाल्टी में हल्के पीले रंग का घुला हुआ डिस्टेम्पर रखा था। चूना और डिस्टेम्पर के थैले और 2-3 ब्रश भी इधर उधर बिखरे हुए थे। थोड़ा सा चूना जमीन पे बिखरा हुआ था। सुनो जी, आज खिचड़ी बना लूं तो चलेगा? किचन का काम निपट जाए तो आज वहां भी डिस्टेम्पर लग जाएगा। तार पे सूखने के लिए कपड़े डालते हुए रजनी बिना मेरी ओर देखे हुए बोली। हाँ बना लो, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पिछले 1 महीने से जब से हम अपने पुराने घर में आए हैं, तब से खाने में ज्यादातर खिचड़ी ही खाने को मिल रही थी। रजनी घर की साफ सफाई में व्यस्त थी और मैं अपनी पुरानी यादें समेटने में। 25 सालों से छोड़े हुए घर को रहने लायक बनाना इतना आसान कहाँ था। पहले कुछ दिन घर के चारों ओर उगाई झाड़ियों को साफ करने, कमरों, दरवाजों, खिड़कियों पे जम गई धूल की परतों को हटाने और दीवारों में दिख रही पपड़ियों, दरारों को ठीक करने में गुजर गए। और अब 3-4 दिन से रंग और चूने का काम चल रहा है। खाना खाने के बाद रजनी घर के पुराने कपड़े, बर्तन, स्टोर रूम में रखा टूटा फूटा सामान सब निकाल के बाहर पहुंचाने लगी। इस कबाड़ को हटाने के लिए उसने कबाड़ वाले को बुलाया था। एक कोने में पुराना फर्नीचर भी पड़ा हुआ था। सुनो, शाम को कारपेंटर को भी बुला लेना। शर्मा जी कह रहे थे इस फर्नीचर का अच्छा दाम मिल जाएगा। टीकूट का है, रजनी बोली। बेचना क्यों है? इतना बड़ा घर है, किसी कमरे में रख देते ना। मैंने एक मेज पे जमी धूल पे उंगली फिराते हुए कहा। खाली रख के क्या फायदा? इतना पुराना फर्नीचर हम तो इस्तेमाल करने से रहे। वैसे भी कितना सारा और फर्नीचर भरा पड़ा है इस घर में, रीना ने कहा। इसमें क्या फायदा, उसमें क्या नुकसान? रीना की ऐसी बातों से मैं अक्सर दूर ही रहता हूँ। हर चीज फायदे के लिए हो जरूरी तो नहीं है, पर रीना को कौन समझाए। वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि रीना इतनी प्रैक्टिकल है, वरना मेरे जैसे इमोशनल इंसान के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता। ठीक है, शाम को बुला लूंगा कारपेंटर को। अभी मैं जरा क्यारी ठीक कर रहा हूँ, मैंने बहस खत्म करते हुए कहा और कुदाल लेके आंगन के कोने में चला गया। यह कोना कभी माँ की क्यारी हुआ करता था, और आज सूखी पड़ी दूब और कुछ जंगली पौधे बड़ी शान से यहाँ अपना साम्राज्य फैलाए थे। यूं तो इस पूरे घर में माँ की महक थी, लेकिन क्यारी के पास आके लगा जैसे माँ यहीं कहीं हो, मुझको देख रही हो, मुस्कुरा रही हो। मेरे बचपन की धुंधली यादों में क्यारी में गुड़ाई करती माँ की तस्वीर सबसे ताजा थी। उस दिन सुबह सुबह मैं उठ के माँ को ढूंढता हुआ बाहर आया था, आंखें मलता हुआ। माँ गुलाब और डहलिया के पौधों के आसपास उगे हुए जंगली पौधे उखाड़ रही थी। मुझको देख के वो मुस्कुराई, बोली, उठ गया मुन्नू? फिर उन्होंने अपने आंचल से हाथ में लगी मिट्टी पोंछी, उठ के मेरे पास चली आई, मेरे चेहरे और बालों पे हाथ फिराने लगी। माँ जब भी ऐसे सर पे हाथ फेरती थी मुझको बहुत अच्छा लगता था। माँ तुम नहीं जा रही हो ना? मैंने उनके आंचल में मुंह छुपाते हुए कहा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बीती रात पिताजी, ताऊजी और वीरेन भैया माँ को कहीं ले जाने की बात कर रहे थे। मैंने माँ के साथ जाने की जिद की तो पिताजी ने मुझको डांट दिया। मैं रोने लगा, माँ मुझको मनाने लगी। रोते नहीं मुन्नू, तू तो मेरा राजा बेटा है, अच्छे बच्चे रोते थोड़े हैं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैंने रुआसी आवाज में कहा था। तू जाएगा तो घर का ध्यान कौन रखेगा, बता तो जरा, माँ ने कहा। मैं फिर कुछ नहीं बोल पाया था। पिताजी और वीरेन भैया उस दिन माँ को लेके चले गए थे। मैं नहीं जानता था कि वो लोग माँ को लेके कहाँ गए हैं, और ये भी नहीं जानता था कि वो लोग माँ को लेके कब वापस आएंगे, या वापस आएंगे भी कि नहीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में।
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, पूरा महीना बीत गया था माँ को गए हुए, लेकिन वो लौटी नहीं। पिताजी 1-2 बार जरूर आए, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उदास और पहले से ज्यादा नाराज। वो मुझसे बात नहीं करते थे, ना ही मुझसे मेरे स्कूल के बारे में पूछते थे। चुपचाप एक जगह पे बैठे रहते थे या अपने कमरे में ताऊ जी से बात करते रहते थे। उस दिन मेरा रिजल्ट आया था। मैं क्लास में फर्स्ट आया था और अब 2nd क्लास में पहुंच गया था। माँ ने वादा किया था कि अगर मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया तो वो लकड़ी की काठी वाला घोड़ा दिलाएंगी, जिसमें बैठने की गद्दी भी है। पिताजी को तो याद भी नहीं था मेरे रिजल्ट का। वो फिर से सूटकेस में अपना सामान डाल रहे थे। माँ की कुछ साड़ियाँ भी उनके सूटकेस में थीं। मेरा दिल बैठ गया, यानी माँ अभी वापस नहीं आने वाली थी। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड उनकी ओर बढ़ाया। रिपोर्ट कार्ड देखते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराए। कई महीनों के बाद उनके चेहरे पे मुस्कान आई थी। मेरी भी थोड़ा हिम्मत बढ़ गई। पिताजी, माँ मेरा घोड़ा लाने गई हैं क्या? मैंने पूछा। मुझको लगा शायद मेरा घोड़ा देने के लिए ही माँ चली आए। मेरी बात सुन के वो चारपाई पे बैठ गए और रोने लगे। पिताजी तो कभी नहीं रोते और मैंने तो उनको डांटा भी नहीं था। उनको रोता देख के मैं भी रोने लगा तो उन्होंने मुझको गले से लगा लिया। मेरे आंसू पोंछने लगे। आज पिताजी भी माँ जैसे लग रहे थे। कुछ दिनों बाद माँ लौट आई, पहले से बेहद कमजोर होके। वो बिस्तर पे सोई रहती और बात भी बहुत कम करती। मुझको माँ के कमरे में ज्यादा जाने नहीं दिया जाता था। पिताजी ने पहले की तरह मुझको डांटना बंद कर दिया था। माँ की जगह ताई जी मुझको खाना खिलाती थी। स्कूल छोड़ने माँ नहीं बल्कि वीरेन भैया मुझको स्कूटर पे लेके जाते थे। सिर्फ एक चीज नहीं बदली थी। रात को खाना खाने के बाद मैं माँ के पास चला जाता था, उनको दिन भर की रिपोर्ट देता और फिर वो मेरे बालों में हाथ फिराती हुई मुझको कहानी सुनाती, मुझको थपकियां देती और मैं गोदी में सर रखे रखे सो जाता था। लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुलती तो मैं खुद को दूसरे कमरे में दूसरे बिस्तर पे पाता था। कुछ तो अजीब चल रहा था घर में जो उस वक्त मुझको समझ में नहीं आता था। माँ ने आंगन की क्यारी में पानी देना और गुड़ाई करना भी छोड़ दिया था। कभी कभी माँ के कहने पे मैं नल से पाइप लगा के क्यारी में पानी डाल देता था। अब बस माँ कभी कभी मुझसे बाहर का हालचाल पूछ लेती थी। मन्नू, पिताजी ने तुझको डांटा तो नहीं? ताई जी के बनाए पराठे अच्छे तो लगते हैं ना? स्कूटर पे वीरेन भैया को जोर से पकड़ के बैठता है ना? अमरूद के पेड़ पे फल लगा क्या? लाल वाले गुलाब का पौधा सूख तो नहीं गया? घर के बाहर गली में रहने वाले कुत्ते टॉमी को रोटी दी थी ना? माँ बीमार थी, मैं भी इस बात को समझ गया था, लेकिन मुझको पता नहीं था कि अब माँ कभी ठीक नहीं होने वाली है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सर्दियां शुरू होने वाली थीं। बीमार होने से पहले माँ ने मेरे स्वेटर के लिए पीले और बैंगनी रंग का ऊन ला के रखा था। एक रात को खाना खाने के बाद मैं उनके कमरे में गया तो ऊन और सिलाई चारपाई के सरहाने के पास रखे थे। माँ ने कुछ बुनना शुरू भी कर दिया था। वो बुनाई कर रही थी, इसका मतलब उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। उस दिन मैं बहुत खुश था। पिछले कई दिनों से जमा करके रखी हुई सारी शिकायतें मैंने माँ के सामने रख दी। माँ, ताई जी को तो कुछ भी नहीं पता, मेरे दूध में रोज मलाई डाल देती हैं। पिताजी ने बुधवार को भी मुझको ब्लू वाली यूनिफॉर्म पहना दी थी। अरे बुधवार को तो स्पोर्ट्स डे है, उस दिन तो व्हाइट ड्रेस पहननी होती है ना। वीरेन भैया मुझको स्कूल से लाते टाइम चॉकलेट भी खरीद के नहीं देते। अब तो आप मेरे को स्कूल छोड़ने आओगे ना? उस दिन कई दिनों के बाद मैंने दूध ना पीने की जिद की। हालांकि माँ के मनाने पे दूध पी भी लिया। अब मुझको कोई डर नहीं था, माँ ठीक जो हो रही थी। पर पिताजी अब भी उनको कोई काम करने नहीं देते थे। यहां तक कि मेरा स्वेटर बुनने पर भी उन्होंने माँ को डांट दिया। कितनी बार कहा है कि तुम आराम किया करो, अभी बुनाई कहीं भागी जा रही है क्या? लेकिन माँ छुप छुप के स्वेटर बुनती रही। स्वेटर के आगे और पीछे के पल्ले पूरे हो गए थे, एक बाजू भी आधा बुन गया था। लेकिन माँ की तबीयत और बिगड़ रही थी।
वो अब ज़्यादा बैठ भी नहीं पाती थी, इसलिए स्वेटर भी नहीं पूरा कर पा रही थी। एक रात को मैं उनकी गोद में सोया। मुझको नींद नहीं आई थी, लेकिन आंखें बंद हो गई थी। तभी पिताजी कमरे में आए और मुझको ले जाने लगे। आज मुन्ना को मेरे साथ ही सोने दो, माँ की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी। कितने हाथ पैर चलाता है ये रात में, तुमको परेशानी होगी, इसको दूसरे कमरे में ही सुला देता हूं, पिताजी ने कहा। अपने बच्चे को साथ न सुलाने से ज्यादा क्या परेशानी होगी जी, माँ गीली आवाज में बोली। फिर पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मुझको माँ के साथ ही सोने दिया। वो आखिरी बार था जब मैं माँ के साथ सोया था, माँ की गोद में। रात में एक बार नींद खुली तो माँ मेरा स्वेटर बुन रही थी। मुझको जगह देख के उन्होंने मेरे माथे पे हाथ फिराया और मुस्कुरा दी। दिए की लौ जैसे आखिरी बार चमकी थी। अगले दिन जब मैं उठा तो घर में हाहाकार मचा हुआ था। माँ कहीं चली गई थी, इतनी दूर जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। माँ अब वापस नहीं आएंगी, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। बरसात के दिनों में जब बिजली चमकती थी तब वो माँ ही तो थी जिसका हाथ में कस के पकड़ लेता था। पिताजी का चश्मा तोड़ने के बाद डर के मारे में माँ की ही गोद में तो जाके छुपता था। सिर्फ माँ ही तो जानती थी कि नाड़े वाले पैजामे में मैं हर बार गलत गांठ लगा लेता हूँ। मुझको दूध में मलाई और सब्जी में टमाटर के टुकड़े अच्छे नहीं लगते, ये माँ को ही तो पता था। फिर माँ कैसे जा सकती थी मुझको छोड़ के? पिताजी से, ताई जी से, ताऊ जी से, भगवान जी से मैंने 1000 बार ये सवाल पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माँ की बस 2 ही निशानियां थी मेरे पास। क्यारी में उगा अमरूद का पेड़ जिसको माँ ने मेरे पैदा होने के बाद लगाया था, और आधी बाजू वाला वो स्वेटर जिसको माँ पूरा नहीं कर पाई थी। वो स्वेटर पहने मैं घंटों अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा रहता। लगता था जैसे अभी माँ आएगी और पूछेगी, मन्नू अमरूद खाएगा? पर माँ कभी नहीं आई, लेकिन माँ की याद हमेशा मेरे साथ थी, और उनका बुना हुआ आखिरी स्वेटर भी। उस स्वेटर को मैं तब तक पहनता रहा जब तक मेरा शरीर उसकी नाप से बड़ा नहीं हो गया। कुछ महीनों बाद पिताजी ने ही मुझको लेके शहर छोड़ दिया। शहर छूट गया था, रिश्तेदार छूट गए थे, अब हम जयपुर आके बस गए थे। पिताजी अब बिल्कुल बदल गए थे, न पहले की तरह गुस्सा करते थे, न कभी मारते थे। माँ की मौत ने हम दोनों को एक ही दर्द के रिश्ते में बांध दिया था। पिताजी ऑफिस के साथ घर का काम भी संभालने लगे थे। जब तक माँ थी तब तक पापा ने पानी का ग्लास भी कभी खुद निकाल के नहीं पिया था। माँ कभी सामने नहीं होती तो वो मुझसे पानी मंगवाते थे, पर अब वो खुद एप्रन बांध के खाना बनाने लगे थे। कभी जला, कभी कच्चा, कभी नमक ज़्यादा, कभी चीनी कम, लेकिन धीरे धीरे पिताजी ने खाना बनाना भी सीख लिया था। मन्नू खीर खाएगा बेटा? एक दिन उन्होंने पूछा। माँ के जाने के बाद 2 साल से मैंने खीर देखी भी नहीं थी, जबकि पहले माँ मेरे लिए हर दूसरे तीसरे दिन खीर बना ही देती थी। आज खीर पिताजी ने बनाई थी, खूब सारी चीनी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल के। पिताजी ने बड़े जतन से बड़ी सी कटोरी में खीर डाल के मेरे सामने रखी। मैं कटोरी में चम्मच हिलाता रहा, लेकिन खीर मुंह में नहीं डाल पाया। तू खा क्यों नहीं रहा है मन्नू? मुझे इस तरह कटोरी में चम्मच हिलाते देख के पिताजी ने पूछा। पिताजी, माँ खीर में किशमिश नहीं डालती थी। माँ कभी नहीं आएगी क्या पिताजी? मैंने हिचकते हुए पूछा। पिताजी का चेहरा बुझ गया। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसे ये एक शब्द कहने में उनकी सारी ताकत खर्च हो गई हो। उस दिन पहली बार पिताजी बहुत कमजोर लगे थे मुझको। मैंने बिना कुछ कहे पूरी खीर खा ली, उसमें पड़े किशमिश के दाने भी। उस रात माँ के बने हुए स्वेटर से मैं देर तक बातें करता रहा, और माँ से वादा भी किया कि पिताजी की परेशानी नहीं बल्कि उनका सहारा बनूंगा।
मैं जानता था कि माँ आसपास ही कहीं रही होगी और अपने बेटे को बड़ा होते देख के मुस्कुरा रही होगी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एमबीए के बाद मेरी पहली नौकरी कानपुर में ही लगी, मेरी माँ के घर में, मेरे अपने शहर में। मैं खुश था, लेकिन पिताजी ने साथ आने से साफ मना कर दिया। जिस शहर ने तेरी माँ को मुझसे छीन लिया, उस शहर में मैं कभी दोबारा नहीं जाऊंगा, तुम अकेले चले जाओ। पिताजी उस दिन किसी बच्चे की तरह जिद्दी हो गए थे। मैंने जिद नहीं की, पिताजी को बताए बिना नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर कभी यहाँ आने का मौका मिला ही नहीं, पिताजी की मौत के बाद भी नहीं। लेकिन पिछले महीने मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र कानपुर करने की बात की तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना रजनी से पूछे ही हाँ कर दी। इस टूटे फूटे पुराने मकान में घर बसाने की बात सुन के नाराज़ हुई, बल्कि अब तक नाराज़ है। पर मैं कैसे इस घर की जगह किसी और मकान में रह सकता था? आखिर इस घर में मेरा बचपन बीता था। यहाँ के गलियारों में माँ की यादें अब भी सांसें ले रही थीं। इसकी हर चीज़ मेरी थी। आंगन के कोने में छत को जाने वाली वो सीढ़ियाँ, माँ के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए मैं हर बार वहीं जाके छुप जाता था। और मुझको देख के भी अनजान बनी माँ हर बार मुझको जीत जाने दिया करती थी। आंगन में उभरा हुआ एक छोटा सा पत्थर, दौड़ते हुए मैं अक्सर उससे टकरा के गिर जाता था और माँ पहले मुझको डांटती, फिर मिश्री दे के मना लिया करती। आप क्यारी ही खोदते रहोगे या इस कबाड़ को बाहर रखने में मेरी मदद भी करोगे? रजनी ने कहा तो मैं यादों की भूल भुलैया से वापस निकल आया। पुरानी अलमारियां, फर्नीचर, संदूक एक एक करके बाहर आते जा रहे थे। अरे ये तो माँ का संदूक है। इस कुर्सी पे बैठ के पिताजी शाम को चाय पीते थे। ये लकड़ी की रेल तो माँ ने मेरे लिए खरीदी थी। मेरा बस चलता तो मैं एक भी सामान को घर से निकलने नहीं देता, लेकिन रजनी नहीं मानी। इसके बाद बारी आई पुराने कपड़ों की। घर में रखे पुराने कपड़ों के साथ रजनी ने जयपुर से लाई हुई अटैचियों, बक्सों को खंगाल के पुराने कपड़े भी कबाड़ी को देने के लिए निकाल लिए। कबाड़ वाला अपने बोरे में एक एक करके पुराना सामान भरता जा रहा था। तभी मेरी नज़र उस स्वेटर पे पड़ी, पीले और बैंगनी रंग का स्वेटर। उसका रंग धुंधला हो गया था, अब एक दो जगह से उधड़ भी गया था। वो स्वेटर जो मेरी माँ की मेरे लिए आखिरी निशानी थी। इसको कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कबाड़ वाले के हाथ से स्वेटर छीन के कहा तो उसने मुझको ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं स्वेटर लेके अंदर आ गया। पिछले 25 सालों से सहेजा हुआ माँ का प्यार मेरे हाथों से छूटते छूटते बचा था। मैंने राहत की लंबी सांस ली और स्वेटर कपड़ों की अलमारी में डाल दिया। रजनी घर की सफाई करवा ही रही थी। मैंने सोचा दरवाजे खिड़कियों में लगाने के लिए पेंट खरीद लाऊं। पेंट खरीद के जब मैं बाजार से लौटा तो जैकेट रखने के लिए अलमारी खोली और धक से रह गया। माँ का बना हुआ स्वेटर अब वहां नहीं था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थोड़ी देर पहले ही मैं उस स्वेटर को अलमारी में रख के गया था, पर अब वो गायब था। मैंने पूरी अलमारी उलट पलट दी। रजनी, रजनी! मैंने चिल्ला के अपनी पत्नी को आवाज लगाई। हाथ में करछी पकड़े हुए रजनी दौड़ के किचन से आई। आधे कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे और मैं अब भी अलमारी में उस स्वेटर को ढूंढ रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहिए मुझको बताइए ना। रजनी मुझको रोकते हुए बोली। वो मेरा स्वेटर। मैं बस इतना ही कह पाया। कौन सा स्वेटर? सारी अलमारी बिखेर के रख दी। सुबह से सारे पुराने कपड़े हटा के अलमारी सेट की और आप? माँ का बुना हुआ स्वेटर थोड़ी देर पहले तो यहीं रखा था। मैं बेसब्री से बोला। आपने रखा था वो स्वेटर? वही तो मैं कहूं कि इतना पुराना स्वेटर हमारी अलमारी में कहां से आया? पर मैंने तो वो कबाड़ी वाले को दे दिया। मैंने अलमारी का पल्ला धम से बंद कर दिया। रजनी ने मेरी माँ की निशानी कबाड़ वाले को दे दी थी, बिना सोचे बिना समझे।
दिल दुखाने के लिए, दिल तोड़ने के लिए छोटी छोटी बातें ही काफी होती हैं। मेरी पत्नी थी रजनी। 3 साल से हम एक दूसरे के साथ थे और उसको मेरी भावनाओं की इतनी सी भी कदर नहीं थी। मैं अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठा था, तभी रजनी एक थाली में खिचड़ी, अचार और पापड़ लेके आई। खाना खा लीजिए, रजनी बोली। मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने का मन भी नहीं हुआ। अब मुझे क्या पता था कि आप इस उम्र में भी बच्चों का स्वेटर पहनने वाले हैं, रजनी मजाकिया लहजे में बोली। मैंने उदास आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ बोला नहीं। गलती रजनी की भी नहीं थी। काश जो खो गया है वो मेरे लिए सिर्फ एक स्वेटर होता। आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे? वो स्वेटर आपके काम का तो था नहीं, कम से कम किसी के काम तो आएगा। अब खा भी लीजिए, रजनी मुझको समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने खाने की थाली एक और सरकाई और उठ गया। न खाया गया, न ही रजनी से कोई बात की। रजनी ने फिर थोड़ी देर बाद मुझको मनाने की कोशिश की। आप अब तक नाराज हैं? कहा ना सॉरी, अगली बार आपसे पूछे बिना कोई सामान कबाड़ वाले को नहीं दूंगी। मैंने अब भी कुछ नहीं कहा। बचपन की आदत थी, ज्यादा नाराज और ज्यादा दुखी होने पे मैं अपने खोल में कैद हो जाता था। ना किसी से बात करना, ना खाना खाना। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद रजनी चली गई। उसको मेरे अलावा और भी कई काम थे। पूरी दोपहर गुजर गई, शाम हो आई। रजनी अपने कामों में ही व्यस्त थी। मैं पीछे वाले बरामदे में उदास बैठा था। तभी रजनी आई। उसके हाथ में अखबार का एक पैकेट था। उसने पैकेट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने पैकेट खोला। वही पीले बैंगनी रंग का स्वेटर जिसके बीच का हिस्सा थोड़ा उधड़ा हुआ था, जिस पे बने हुए फूल के बीच में ऊन से मेरा नाम लिखा हुआ था, मुन्ना। बड़ी मुश्किल से कबाड़ वाले को ढूंढा है, उससे मांग के लाई हूं। उसको लग रहा था कि हम पति पत्नी पागल हैं, रजनी ने खिलखिला के कहा और मैंने उसको गले से लगा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।